নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। বিশ্ব পরিস্থিতি অনেক পাল্টে যাচ্ছে, যা নিয়ে ভারতকে কাজ করতে হবে আরও। আফগানিস্তান থেকে আমেরিকা তাদের সেনা সরিয়ে নিয়েছে। তারপর কি হয়েছে বা হচ্ছে সেটা আমরা সবাই জানি। তবে ভারত কিন্তু আফগানিস্তান সহ আরব দেশে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বাড়িয়েই চলেছে। আমেরিকা সহ ইউরোপ আবার আফগানিস্তানে সেনা নামাবে, তবে সেটা শুধু সময়েরই অপেক্ষা। অপরদিকে চীনের রাষ্ট্রপতি জিনপিং আবার হয়েছেন। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরবারিয়া কি বলছেন বিস্তারিত শুনুন। सबसे पहले सऊदी अरब और ईरान के बीच में अब डिप्लोमेटिक टाइज दोबारा शुरू हो गई और मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस बताता हूं। अच्छा, इनकी बीच में तनातनी चल रही थी और काफी टाइम से इनके डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट नहीं थे। अब एक चाइना ने ब्रोकर करी है डील। ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना ने डील ब्रोकर करी है कि ये लोग आपस में अपने अपने मुल्कों में एक दूसरे के एम्बेसी खोलेंगे। अच्छा, दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ा फायदा उठाया इन दोनों की लड़ाई का, ठीक है। और इन दोनों की लड़ाई का जो फायदा उठाया ना काफी लोगों ने, अब उन लोगों को नुकसान होने वाला है। उन लोगों को नुकसान होगा और सबसे पहला जो नुकसान होगा ना, मैं आपको बता रहा हूं, तुर्की को होगा सबसे पहला नुकसान। अच्छा, चाइना की ब्रोकर डील है। और एक और मैं बात बताता हूं कि इजराइल है ना, इजराइल के रिलेशन सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे हैं, लेकिन इजराइल के रिलेशन ईरान के साथ बहुत खराब है। सऊदी अरब के अमेरिका के साथ रिलेशन बड़े अच्छे हैं, लेकिन सऊदी अरब के ईरान के साथ रिलेशन बहुत खराब है। अब ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे। और पीठ पीछे बिहाइंड द सीन्स इंडियन डिप्लोमेसी ने भी इसमें बहुत एक कमाल का काम करा है, खासतौर से जो मोदी जी ने डायरेक्शन दिए और जयशंकर साहब ने इसको एग्जीक्यूट करवाया। और इंडिया के आप मैप देखिए, राइट, आप ये देखिए नक्शा, आपको इसमें क्या दिख रहा है? ये जो ईरान है ना, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट, दुनिया भर के तामझाम। इंडिया चाहता है कि ईरान मेन स्ट्रीम हो जाए, और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है कि सऊदी के साथ उसके रिलेशन अच्छे हो गए। इंडिया चाहता है ईरान मेन स्ट्रीम हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर कल फॉरेन फोर्सेस, अगर कल अमेरिका आता है अफगानिस्तान, जो कि अमेरिका आएगा ना, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 10 साल के बाद, अमेरिका एंड द वेस्ट विल अगेन लैंड अप इन अफगानिस्तान। ये होना है, ये बात तय है। तो वो कहां से आएंगे? वो आएंगे कहां से? आज तक क्या था कि दो ही देश थे जो समुद्री रास्ता दे सकते थे आपको, क्योंकि अफगानिस्तान खुद तो लैंडलॉक्ड है। तो दो ही देश थे, एक ईरान और एक पाकिस्तान। ईरान जो है, ईरान के साथ दुनिया की बनती नहीं साहब। अब अमेरिका की नहीं बनती, इसकी नहीं बनती, फलाने की, इजराइल की, सऊदी की, किसी से नहीं। अब सऊदी से बनना शुरू हुआ है, सऊदी से इसकी बननी शुरू हुई और एक दूसरे के एम्बेसीज भी खोलेंगे। इंडिया यह चाहता है कि अगली बार इतने अच्छे रिलेशन बन जाएं कि लोग ईरान का रास्ता, चूंकि भारत ने पोर्ट बनाया वहां पे चाबार, आपने सुना होगा चाबार पोर्ट, और उसके आगे रेलवे लाइन भी बनाई है भारत ने। तो भारत यह चाहता है कि वो आप इस्तेमाल करें, क्योंकि पाकिस्तान जो कहता है ना, हम जियो स्ट्रेटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट है यार, हम जियो स्ट्रेटेजिकली इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जबरदस्त मजा आ गया, तीर तुक्के मार दिए। पाकिस्तान अपने आप में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता। पाकिस्तान सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है। अगर आप अफगानिस्तान को, फर्ज कीजिए, फॉर एग्जांपल कह रहा हूं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लीजिए, अगर आपको अफगानिस्तान हटा दे वहां से, तो पाकिस्तान, मैं बता रहा हूं, क्रिकेट टीम को भेजना पसंद ना करे, बिकॉज इट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके पास है नहीं कुछ बेचने के लिए, अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई माल नहीं है दुनिया को बेचने के लिए। और उसके जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो अफगानिस्तान से उसके बॉर्डर मिलते हैं। दैट्स इट। तो ये बहुत एक बढ़िया चीज हो गई और इसमें भारत का बहुत ज्यादा फायदा है। अच्छा जी, शी जिनपिंग ने फिर से इलेक्शन फिक्स कर लिया और शी जिनपिंग ने थर्ड एक टर्म ले लिया है, राइट। और अब ये बाप बन जाएगा चीन का थर्ड टर्म के लिए, नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। इसमें मैं आपको एक और चीज बताता हूं, मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से इलेक्शन फिक्स होते हैं, ठीक है ना। यह जानना जरूरी है कि किस तरीके से इलेक्शन फिक्स होते हैं। तो दोस्तों, चाइना में हो गई कॉमेडी, शी जिनपिंग जीत गया अपना तीसरा टर्म और तीसरे टर्म के लिए हुआ इलेक्शन। बिल्कुल फ्रॉड, बिल्कुल फ्रॉड। मुझे लग रहा था चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, इकोनॉमिक सुपर पावर है, वहां पे तो तमीज से काम करते होंगे। ना ना, वहां पे भी बिल्कुल जैसे पंचायत में होता है ना, इंडिया में पंचायत का इलेक्शन भी ढंग से होता है। बाय द वे, वायलेंस हो जाता है लेकिन इलेक्शन ढंग से होता है, इलेक्शन कमीशन देखता है। यहां पे चोरी देखिए, मैं चाइना को अभी एक्सपोज करता हूं। टोटल वोट जो पढ़ सकते थे चुनाव के लिए, टोटल वोट
वो थे 2952, यानी कि 2952 वोट टोटल के टोटल पड़ने थे। और 9252 वोट में पता है आपको शी जिनपिंग को कितने मिले? 2952। किसी की ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि शी जिनपिंग के खिलाफ एक भी वोट। यार ये तो हाल है टोटल फिक्स। अब वो दोबारा चीन की किस्मत का तिबारा, वो चीन की किस्मत का मालिक बन चुका है और वो चीन को अब धकेलेगा अपने डायरेक्शन में। उसने याद है पिछली बार कोविड हुआ था, सारे दरवाजे शरवाजे सब बंद करके लोगों को वेल्डिंग कर दी थी। दरवाजे में जो लोहे की कुंडियां थी, उसने बोला कि वेल्डिंग ही कर दो, निकल ही ना पाए उसके अंदर। अब वो फिर से करेगा। और इसमें भारत के लिए और बाकी देशों के लिए थोड़ा सा फिक्र की यह बात है कि शी जिनपिंग जो है ना, शी जिनपिंग ये लगातार दर लगातार अपने आप को टर्म देता रहता है। तो लैक ऑफ डेमोक्रेसी तो है चाइना में, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना की कम हो रही है, यानी कि एक तो लैक ऑफ डेमोक्रेसी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। इससे क्या होता है कि पोजीशंस अनस्टेबल होती हैं कंट्रीज में। लोग अगर भूखे हैं, उनको आजादी है, तो फिर यह बैलेंस बन जाता है। या लोगों का पेट भरा है, उनकी जेब में पैसे हैं, लेकिन उनके पास आजादी नहीं है, फिर यह बैलेंस बन जाता है। पर यह नहीं हो सकता कि आजादी भी नहीं है और पैसे भी नहीं है और खाना भी नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये तीनों चीजें नहीं हो सकती। फिर चाइना में आजादी तो पहले से नहीं थी, लेकिन लोगों के पास पैसे खूब थे और लाइफस्टाइल एक अच्छा था। अब क्या हो रहा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो लाइफस्टाइल इंपैक्ट हो रहा है। चाइना में रियल एस्टेट ठप, ठीक है, रियल एस्टेट ठप, शेयर मार्केट ठप, बैंक्स काफी ठप, और ये सब चीजें हो रही हैं। और बाकी अमेरिका वगैरह जितने भी यूरोपीय मुल्क हैं और अमेरिका, ये सब मिला के इन लोगों ने बोल दिया कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उनको मैसेज पास कर दिया कि बॉस धीरे धीरे तुम कटो चाइना से, तुम्हें जहां मर्जी जाना है जाओ यार, तुम्हें जहां मर्जी जाना है। और दुनिया भर का सामान बनता है चीन पे, और चीन उसी की कमाई लेकर दुनिया पर राज करने की कोशिश कर रहा है। चाइना में खुद तो कुछ बनता नहीं है। आप जो शूज पहनते हैं, मैं आपसे मेरा मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, क्योंकि इंडिया में भी यही सब मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन दुनिया जो जूते पहनती है जनरली, अगर आप नाइकी के शूज पहनेंगे, एडिडास के पहनेंगे, रीबॉक के पहनेंगे, अगर आप अमेरिका में वो शू खरीदेंगे, वहां पे लिखा रहेगा मेड इन चाइना। ब्रांड अमेरिकन है, मेड इन चाइना। ब्रांड अगर कोई यूरोपियन है, मेड इन चाइना। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इन ब्रांड्स को वहां से हटा रहे हैं। अचानक तो हटा नहीं सकते, कंपनी डूब जाएगी, धीरे धीरे हटा रहे हैं, धीरे धीरे करके। अच्छा, एक फैक्ट्री, 5 फैक्ट्री है, चलो एक हटा दो, इंडिया में डाल दो, दूसरी एक काम करो, मलेशिया में डाल दो। तो ये शी जिनपिंग के अंडर हो रहा है। एंड इकोनॉमी ऑफ चाइना इज टेकिंग अ सैवेज हैमरिंग, राइट। तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। हाँ जी, एक बहुत बढ़िया चीज मुझे पता लगी, जिससे यार दिल खुश तो नहीं हुआ, दिल तो दुखी हुआ दोस्तों, लेकिन यार फिर भी ऐसा लगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए था यार। अमेरिका के पास रशिया ने जो गलत काम करे हैं यूक्रेन में, देखिए आज तक अमेरिका क्या कहता था? अमेरिका ये कहता था कि रशिया गलत है, यूक्रेन को हथियार दो, ठोको रशिया को, ये कह रहा था। अमेरिका ने खुद $अरबों दिए यूक्रेन को, लेकिन भैया कहीं दोनों ने पीठ पीछे हाथ मिला लिया। मजबूरी भी कोई चीज होती है ना दोस्तों, तो मजबूरी में दोनों ने हाथ मिला दिया। क्या हाथ मिलाए? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, और बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट यह कहती है दोस्तों कि अमेरिका को यह पता है कि रूस ने वॉर क्राइम, जो युद्ध में आप जो क्राइम करते हैं, वो जैसे कि लोगों को मार दिया, इनोसेंट लोगों को मार दिया, कहीं स्कूल था, स्कूल पे बम मार दिया, बच्चों को, ये सब वॉर क्राइम्स के। वॉर क्राइम में कई चीजें होती हैं, मैंने तो आपको सिर्फ एक दो ऐसी बताई। फॉर एग्जांपल, तो क्या हुआ कि वॉर क्राइम्स रशिया ने करे, ऐसा दुनिया मान रही है, मैं नहीं कह रहा, दुनिया मान रही है कि रशिया ने वॉर क्राइम्स करे यूक्रेन में। तो वॉर क्राइम्स करे, अमेरिका के पास प्रूफ है, लेकिन अमेरिका ने यह प्रूफ छुपा लिया। अब देखिए, The Pentagon is blocking the Biden administration from sharing evidence with the International Criminal Court in The Hague. जो पेंटागन है, जो कि अमेरिकी जो सैन्य शक्ति है, उसका जो गढ़ है, जो उनका हेडक्वार्टर है, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को रोक रहा है। वो बोल रहा है, जो बाइडेन को, अपने ही राष्ट्रपति को बोल रहा है कि सर ऐसा है कि जो रूस ने गलत काम करे ना यूक्रेन में, सिविलियन को मार दिया, बच्चों को मार दिया, ये कर दिया, ये सब बताना मत किसी को। तो बाइडेन ने पूछा, भैया क्यों मत बताना यार, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? ये तो रूस तो हमारा दुश्मन है। हम तो कह रहा सर ऐसे नहीं होता, रूस हमारा दुश्मन है, इसका मतलब आपको पता ही नहीं कि पॉलिटिक्स कैसे चलती है। बोला भाई कैसे चलती है? कह रहा है सर हम लोग जो हैं अमेरिकन्स, रशिया ने तो कुछ नहीं करा, रशियंस तो बच्चे हैं। हमारे काले करतूत देखिए ना आप, हम लोगों ने कहां कहां कौन से जहर के बीज बोए हैं।
किसी ने पूछा होगा कौन से बीज बोए, सर एक बात बताओ, जो 9/11 हुआ था ओसामा बिन लादेन वाला, वो करने वाले सऊदी वाले थे, उसमें 15 जो 19 में से 15 थे वो सऊदी के सिटीजन्स थे, राइट? आपने इराक को ठोक दिया, आपने अफगानिस्तान में बम मार दिया जबकि लादेन पाकिस्तान में था, आपने तो मुल्क के मुल्क बर्बाद कर दिए। आप किस मुंह से रूस को दोष देंगे? कल रूस बोलेगा कि भैया हमें तो छोड़ो, हमें छोड़ो, हमारे तो कांड 2022 के हैं, तुम लोग तो 75 साल से ऐसे खेल खेलते आए हो, बताओ तुमने कहां नहीं करा। तो सर हमें तो कॉर्नर पकड़ के घसीटेंगे वो, फिर हम लोग कहां मुंह दिखाएंगे? क्योंकि जो अगर हमारे पास रशिया का प्रूफ है, रशिया के काले कारनामों का प्रूफ अगर हमारे पास है, तो क्या आपको लगता है हमारे काले कारनामों का प्रूफ रशिया के पास नहीं होगा? जय हिंद, जय जवान, जय किसान।